अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें कोई अच्छी नहीं है क्योंकि लग रहा है कि जैसे मुल्क में एक अजीब किस्म की अफरा तफरी है, एक अजीब किस्म का एक माहौल है जिसमें ऐसा लग रहा है कि खून खराबा हो रहा है, फायरिंग हो रही है, अमन अमान बेतहाशा ख़राब हो रहा है और ये पूरे मुल्क में ही वाक़यात हो रहे हैं। आज कहाँ कहाँ कैसे कैसे वाक़यात हुए हैं, रात गए, इस किस्म की ख़बरें जो हैं वो कितनी परेशान कुन है, इससे मुतल्लिक आपको अपडेट देते हैं। और इसके साथ साथ मौलाना तारिक जमील साहब का एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ है आज, जिसके ऊपर भी बात करेंगे। क्या हो सकता था, पाकिस्तान को कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, लेकिन नहीं मिला, उल्टा 10 रुपये का मजीद टीका लगा दिया गया। इसके ऊपर बात होगी आज। ये भी आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से भी अहम खबरें जो हैं वो मार्केट में गर्दिश कर रही हैं कि वो भी फाइनली किसी नतीजे पर पहुंच गए हैं, तो इसके ऊपर भी बात होगी। और फिर कुछ दीगर अहम खबरें भी इस वीडियो का हिस्सा होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात आज करते हैं कि मुल्क में ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ फोर्सेस अनलीश हो गई हैं और जिन्होंने बिल्कुल निशाने पर रख लिया है वतन का जो इस वक्त अमन व अमान है वो तबाह बर्बाद हो रहा है। और मुख्तलिफ ही इलाकों में इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। कोई एक जगह नहीं है जहाँ पर आप कहें कि यहाँ पर कुछ मसाइल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तवातुर के साथ दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है। पंजाब के भी कुछ शहरों में आज अजीबोगरीब वाक़यात रूनुमा हुए हैं। तो एक अजीब सी इस वक्त पाकिस्तान की फ़िज़ा है और एक इनसिक्योरिटी का एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। और जो सबसे ज़्यादा एक ऐसे खुदा न खास्ता लग रहा है कि जैसे कोई एक अफरा तफरी है, कोई एनार्की पता नहीं अब और कैसे होती है, लेकिन एक अजीब सा माहौल जो है वो महसूस हो रहा है। आज पेशावर में एक धमाका हुआ है और इसके नतीजे में एकदम खबर पहले तो ये आई कि कुछ अफराद ज़ख्मी हुए और उसके बाद एक और ख़बर ये आई कि मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब जो हैं वो शहीद हो गए हैं, जो इब्तदाई तौर पर ज़ख्मी हुए थे। और फिर उनकी शहादत की तस्दीक भी हो गई हॉस्पिटल से भी और उनके फैमिली ज़राए से भी। तो मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब जो हैं, इनके बारे में जो मुख्तलिफ़ मालूमात इकट्ठी की हैं उसके मुताबिक ये बहुत रोशन ख़याल मुफ्ती थे और इत्तेहाद और उख़ुवत की बात करते थे, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ थे, मुतादिद फ़तवे इन्होंने दिए दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, हमेशा इन्होंने दहशत गर्दी की मज़म्मत की। और इसके साथ साथ इन्होंने इनका ये था कि ये मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पर भी खुलकर तनकीद कर रहे थे। और पिछले दिनों इनका एक क्लिप काफ़ी वायरल भी हुआ था जिसमें इन्होंने ISPR DG ISPR साहब को ये एक जवाब भी दिया था, उनके एक स्टेटमेंट के जवाब में, जब वो ये कह रहे थे कि जो इधर ज़मीन के नीचे मादनियात हैं वो क्या इन लोगों के जहेज़ में आई हुई हैं, यानी वो पंजाब या पंजाब में तो नहीं खैर, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हवाले से बात करते हुए उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि ये इन लोगों ने इस तरह से तासुर दिया हुआ है कि जैसे ये इसके मालिक हैं, तो भाई आप क्या जहेज़ में लेकर आए थे। तो यूं करके मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने इसके ऊपर गुफ्तगू की थी। तो मुफ्ती शाकिर साहब ने इसके ऊपर उन्हें भरपूर जवाब दिया और कहा कि अगर हमारे जहेज़ में नहीं आई तो क्या तुम्हारे जहेज़ में आई हैं, क्या तुम लेकर आए हो इन मादनियात को, और तुम किस खाते में इनके ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हो, इनकी मिल्कियत लेना चाहते हो। तो वो इसके ऊपर बड़ा उन्होंने तेज़ जवाब दिया था। बहरहाल मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब जो हैं ये अपने कुछ पिछले इंटरव्यूज़ में इस बात का खदशा ज़ाहिर कर चुके थे कि इनकी जान को ख़तरात हैं और इनको थ्रेट्स मौसूल हो रहे हैं। इन्होंने ये भी बताया कि हुकूमत इस सिलसिले में इनको कोई मौजूदा जो हालात हैं उसके मुताबिक सिक्योरिटी फ़राहम नहीं कर रही, और अगर वो कोई अपने प्राइवेट गार्ड्स भी रखते हैं सिक्योरिटी के लिए तो उनको भी बहुत तंग किया जाता है, रुकावटें डाली जाती हैं आने जाने में, और चेकिंग के नाम पर उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जाता है। तो इस बात के ऊपर उनका ये कहना था कि ऐसे लग रहा है कि जैसे उनको एक आसान टारगेट बनाया जा रहा है उन लोगों के लिए जो कि उनको ऑलरेडी निशाने पर लिए हुए हैं। तो उनके खदशात दुरुस्त साबित हुए अनफॉर्चुनेटली, और एक बम धमाके में आज उनकी शहादत हो गई है। तो ये एक बहुत अलमनाक शहादत है जिसके ऊपर आज काफ़ी पख्तूनख्वा में स्पेशली मैं देख रही हूँ कि लोग बड़ी इजहार ताज़ियत कर रहे हैं। और वो इस बात पे भी अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं, ऐसे उलमाए कराम जो इत्तेहाद की बात करते हैं, उख़ुवत की बात करते हैं, अगर उनको भी इस तरह से निशाना बनाया जाएगा तो फिर पीछे आपके पास रह क्या जाता है। तो ये एक बड़ी तकलीफ़ दह सूरत हाल है आज, इसके ऊपर काफ़ी बात हो रही है। लेकिन ये सिर्फ मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब की बात नहीं है, आज और भी जगहों पर इसी किस्म के वाक़यात हुए हैं। कहीं पर कोई फायरिंग हुई है, कहीं पर कोई ब्लास्ट हुआ है,
कहीं पे कोई झड़प हुई है दहशत गर्दों के साथ। तो ये वाक़यात जो हैं एक दो जगह पे खैबर पख्तूनख्वा में रिपोर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा आज फिर से कोयटा में भी कुछ दोबारा से इस किस्म की ख़बरें आई हैं कि वहाँ पर फिर से कोई वाक़यात हुए फायरिंग वगैरह के। एक जो ख़बर आज आई है वो जेहलम में आई है, जहाँ पर वीगो पर फायरिंग की गई है। यहाँ पर भी 2 अफराद कत्ल हो गए हैं और इनसे मुतालिक अभी शनाख्त वाज़ेह नहीं हो सकी, लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि ये टारगेट किलिंग की गई है। इसके अलावा आज एक ख़बर पंजाब के हवाले से भी गर्दिश कर रही है कि पंजाब में कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत हैं जिनकी मौत वाक़या हो चुकी है, लेकिन अभी इस खबर के हवाले से कोई भी तफसीलात नहीं शेयर कर रहा। लेकिन मुख्तलिफ रिपोर्टर्स ये इसके ऊपर, बड़े हुकूमती करीबी रिपोर्टर्स जो हैं वो भी इसकी एक आप कह लें कि इंडिकेशन दे रहे हैं कि वाक़या तो कुछ हुआ है और कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत है जो कि पंजाब में जाँ बहक हो गई हैं और उनके बारे में अभी तक कुछ डिक्लेयर नहीं किया जा रहा। तो ये ख़बर भी एक बड़ी पुरअसरार सी खबर है जो फैलाई जा रही है। अगर ये फ़ेक न्यूज़ है तो इसकी कोई तरदीद होनी चाहिए, लेकिन जो ये न्यूज़ दे रहे हैं वो इसकी बहुत ज़्यादा तफसील अभी तक नहीं दे रहे। मुमकिन है कि जब तक आप ये व्लॉग देख रहे हो सकता है कुछ तफसीलात आ चुकी हों, लेकिन ये सारी ख़बरें जब इधर उधर से आ रही होती हैं तो इससे तासुर क्या बनता है? तासुर तो फिर यही बनता है कि आपके मुल्क में एक अजीब सा माहौल है कि जहाँ पर कोई भी ख़ुद को सेफ महफूज तस्वुर नहीं कर रहा और ऐसा लग रहा है कि आपके पूरे मुल्क में जो है कहीं ना कहीं कोई आग लगी हुई है, कहीं कोई इस वक्त दहशतगर्दी की आग है, कहीं कोई आपकी जो बलोच तंजीम है वो इस वक्त सर उठाए हुए है, कहीं आपको तालिबान ने परेशान किया हुआ है, तो कहीं आप आपसी जो खलफिशार है उसका शिकार है। तो ये एक सारी जो सूरत हाल है बड़ी अजीबोगरीब सी बनी हुई है और ये कोई पाकिस्तान का अच्छा इमेज नहीं जा रहा। और ऐसे में जो आपके सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो आपके शहरों में अमन व अमान की सूरत हाल के ज़िम्मेदार इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं, उसके लिए आपको एक गुजरांवाला का वाक़या आज बताते हैं, जहाँ पर आज पुलिस ने एक जगह पर रेड किया और इस रेड के दौरान एक खातून की तरफ से मुबैना तौर पर मज़ाहमत शायद की गई और उन्होंने कुछ वीडियो बनाने की भी कोशिश की, जिसके बाद जो यहाँ पर SHO थे, हसन इनका नाम है जी, तो हसन SHO जो हैं इन्होंने उन खातून का भी लिहाज नहीं किया और उनको ठीक ठाक ज़दोकोब किया, इनको धक्के वक्के दिए, नीचे गिराने की जैसे कोशिश हो और दुपट्टा भी उनके गले से ऐसे छीना और इस तरीके से बड़ा मैन हैंडल किया उस खातून को। अब ये एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। मतलब ये पंजाब पुलिस इस वक्त एक ऐसी वहशी दरिंदे में बदल चुकी है कि जिसको इस वक्त ना किसी बच्चे का लिहाज है, ना खातून का लिहाज है, ना किसी बुजुर्ग का लिहाज है। इनके मुंह को वो खून लगा हुआ है, इनके हाथों को यूं बेलगाम कर दिया गया है कि इन लोगों को ज़र्रा बराबर शर्म इनके अंदर बाकी नहीं रह गई है कि ये कोई खातून है और हम इसके साथ किस तरह से पेश आ रहे हैं। बाद में पता ये चला कि उसके भाई को इन्होंने अरेस्ट किया है खातून के, और खातून तो ये क्लेम कर रही है कि कोई उसके ऊपर मुकदमा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई उसने ऐसा गलत काम नहीं किया। पुलिस का ये दावा है कि कोई मनशियात फरोशी का केस है और उसके ऊपर उन्होंने रेड किया है। बहरहाल जो भी है मामला, अगर रेड किया भी है कुछ भी है, तो आप खातून के साथ किस चक्कर में बदतमीजी करें, ये तो आपको कहीं पे कोई अलाउ नहीं करता। और मुझे ये बात याद आ रही थी कि जब मरियम नवाज साहिबा ने हलफ उठाया तो बड़े तनतने के साथ बोल रही थी कि जी ख़वातीन मेरी रेड लाइन है और ये और वो, और वाकई उस दिन के बाद से हमने ये देखा कि मुसलसल ख़वातीन के साथ बदसलूकी के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। और ये जो रेड लाइन है, ऐसा लगता है कि वो जैसे वो बुल नहीं होते मुकाबले वाले के, रेड कपड़े को देख के वो एकदम झपट पड़ते हैं। तो ये जो पंजाब पुलिस है इसका भी कुछ ख़वातीन के हवाले से ऐसा ही हाल लग रहा है। बहुत ही तकलीफ दे सूरत हाल है। पंजाब पुलिस के इदारे को जिस तरह से तबाह बर्बाद किया गया, उनकी अपनी जो एलीट है उसने भी, और फिर जो उसको इस्तेमाल किया गया जाती उमरा की तरफ से, ये शर्मनाक है, शर्मनाक है। आजकल मैं ये देख रही थी, पिछले दिनों ये बड़ा इस्तीफ़े का भी गूंज हुई थी कि जी इमरान किश्वर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, तो उनका भी बड़ा ज़मीर जागा हुआ है। तो मैंने आपको उसी दिन कह दिया था कि मैं तो ये मान ही नहीं सकती कि पंजाब पुलिस के इन अफसरान में कोई ज़मीर नाम की शय भी है, तो जागेगा कैसे। और वो ख़बरें जो हैं वो अब सामने आ चुकी हैं कि इनके पीछे क्या कहानी थी। तो ये जहाँ पर अपनी प्रमोशन रुकने के ऊपर वो गुस्सा थे, ये बेसिकली सारी वही एक जो ब्यूरोक्रेसी की आपस की जंग होती है, ग्रुप्स होते हैं और अपने
अपने बंदे सब ने आगे आगे प्रमोट करने होते हैं, ये उसी का एक शाखसाना था। क्योंकि जो आईजी पंजाब हैं उस्मान साहब, उनको मरीम साहिबा अपने साथ रखना चाहती हैं, वो उनसे बड़ा खुश हैं, बड़ी ट्रस्ट उनके ऊपर करती हैं। मोहसिन नकवी साहब उनको वफाक में ले जाना चाहते हैं। तो इस मामले पर मरीम नवाज़ और मोहसिन नकवी साहब की भी एक थोड़ी सी सर्द जंग है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब की बात जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा फ़िलहाल नहीं मान रही हैं और उनको अपने साथ रखा हुआ है। दूसरी तरफ जो ये सिद्दीक मियाना साहब हैं, ये अभी आईजी पंजाब बनना चाहते हैं, तो ये अपने लिए कुछ शायद राह हमवार कर रहे हैं। और इस चक्कर में जो ये साहब हैं यानी इमरान किश्वर साहब, ये उन्हीं के समझ लीजिए कि ग्रुप के बंदे हैं। तो आईजी साहब ने उनको थोड़ा सा पीछे किया हुआ है और उनकी प्रमोशन रोकी हुई है। तो ये जो सारों ने मिल मिला के जुल्म सितम किए हैं, तो अब ये मुंह खोल खोल के फिर अपना इनाम भी मांगते हैं कि जनाब हमें भी फिर पूरी तरह नवाजा जाए, हमारी प्रमोशन क्यों रोकी हुई है। तो ये वही शाखसाना है। अब ये खबर भी आई है कि कुछ टॉप लेवल लोगों ने जाके मुलाकातें की हैं और कोशिश की है कि जी इनका ये इस्तीफ़ा वापस हो जाए। और ये भी मुमकिन है कि आइंदा आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म साहब भी इस सिलसिले में कोई किरदार अदा करें। तो ये तो हालात है यहाँ पर। तो जब पुलिस इन चक्रों में पड़ी हुई है, इस कदर सियासी पुलिस हुई हुई है, इस कदर करप्ट हुई हुई है पुलिस, तो फिर वहाँ पर आप क्या इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अपना कोई काम जो है वो बड़ी जाफिशानी से अंजाम दे रहे होंगे, बड़े ईमानदाराना तरीके से अंजाम दे रहे होंगे। तो वो फिर यही सूरत हाल बनेगी जिस वक्त हम एक दरिंदगी इनके अंदर देखते हैं और कोई खौफ नहीं होता इनको किसी चीज़ का कि कोई इनको पूछ सकेगा या कोई इनको कटहरे में खड़ा करेगा कि ये आप किन SOPs के तहत इस तरह के बिहेव करते हैं जब कहीं रेड करते हैं। तो ये इनकी जो है वो इस वक्त सूरत हाल है। बहरहाल बहुत मुबारक हो मरीम नवाज साहिबा को जी। चलिए झूठ से ही सही, चलिए चोरी से ही सही, मैंडेट चोरी करके ही सही, लेकिन बन गई आप पहली पंजाब की चीफ मिनिस्टर। तो कौन से तमगे आप सजा रही हैं इस वक्त, उसका अंदाज़ा आप सब लोगों को अच्छी तरह से हो ही रहा है। अब इस सारी सूरत हाल के बाद थोड़ी सी एक आगे जो एहतजाज की सूरत हाल है उसके ऊपर बात करते हैं। एक पेशरफ्त आज हुई है कुछ, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि PTI को थोड़ी सी उम्मीद हो गई है कि मौलाना फजल रहमान साहब उनके साथ चल सकते हैं आने वाले दिनों में और किसी सेटलमेंट तक बात पहुंच सकती है। और इस बात का इंदिया मुख्तलिफ सोर्सेज दे रहे हैं कि जो उन्होंने अब आगे आखिरी जो बातचीत की है उसके ऊपर PTI ये समझती है कि मामलात को तय किया जा सकता है और अब हतमी एक उनकी जो मुशावरत है इस मामले पर वो खान साहब से होनी है। तो अब वो एक्सपेक्टेड यही है कि जो मंगल को उनकी अगर मुलाकात होने दी गई तो उसमें जो है वो कोई हतमी जो एक फ़ैसला करेंगे खान साहब। अब मेरा अंदाज़ा वैसे अपना है, बल्कि ख़दशा है मुझे कि जब इनको पता है कि इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त हतमी हो सकती है तो ऐन मुमकिन है कि ये मंगल की मुलाकात को भी इल्तवा का शिकार कर दें ताकि ना खान साहब से मुलाकात हो पाए और ना ही इस सिलसिले में कोई वो वाज़े डायरेक्शन जो है वो दे सकें। और ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है क्योंकि अदालतें इन्होंने बिल्कुल कंट्रोल की हुई हैं। अभी आज ही की ये भी खबर थी कि जो जुनैद अकबर साहब ने एक दरख्वास्त डाली हुई थी इमरान खान साहब से मुलाकातें ना करवाने के ऊपर, तो उस दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया गया है। और ये जो ख़ास तौर पर जज ट्रांसफ़र होके आए हैं ना जी, उनकी तरफ से ये कारनामा अंजाम दिया गया है और सिंध से जो जज जो हैं वो आए हैं और उन्होंने जनाब इसके ऊपर बड़ी जो फैसला जारी किया है। वो कहते हैं कि जी मुलाकातें तो हो रही हैं और उन्होंने पता नहीं कौन सी मुलाकात का अहवाल डाल दिया बीच में कि जी फ़लाँ मार्च को तो अबू ज़र सलमान न्याज़ी साहब की भी उनसे मुलाकात हुई है, जबकि अबू ज़र सलमान न्याज़ी साहब सोशल मीडिया पर कैटेगोरिकली इस बात को डिनाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी तो कोई मुलाकात पिछले कई महीनों से इमरान खान साहब से नहीं हुई है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये ऑर्डर में जज साहब लिख रहे हैं और वो बंदा साफ सामने कह रहा है खड़ा कि जी ऐसी तो मेरी कोई मुलाकात हुई नहीं है। तो बहरहाल ये कोई हैरत अंगेज़ बात नहीं है। ये जो ट्रांसफर्ड जजेस हैं इन्होंने जो हलफ उठाए हैं उस हलफ के तहत ही ये यहाँ आए हैं और उसी हलफ के तहत इन्होंने तमाम फैसले करने हैं। तो ये कोई ऐसी अचंभा बात नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की अलकादर वाली अपीलें जो हैं वो अभी तक समाअत के लिए फ़िक्स नहीं हो रही। जो उनकी मुलाकातों पर पाबंदी के हवाले से, सहूलियात की फराहमी के हवाले से दरख्वास्तें हैं वो एंटरटेन नहीं हो रही और उल्टा जो ऐसे मुकदमात हैं जहाँ पर इमरान खान साहब मुलजिम हैं वो मुकदमात को आगे पाया तकमील तक पहुँचाने की कोशिशें जो है वो अलग तौर पर जारी हैं। तो ये एक आप वाज़े फ़र्क देख सकते हैं कि अदलिया जो है वो इस वक्त कहीं पे भी कम अज़ कम PTI के लिए तो एग्जिस्ट नहीं कर रही और उन्हें पता है इस चीज़ का कि यहाँ से इन्हें कुछ नहीं मिलना। तो इस सूरत हाल में ये एक साय ऑफ रिलीफ ज़रूर है कि मौलाना अगर PTI की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, जो कि काफ़ी इम्कान है कि मौलाना अब इस बारे में काफ़ी आगे आ चुके हैं। वैसे तो मौलाना भी बड़े अनप्रेडिक्टेबल ही हैं और उनके बारे में भी
ابھی حتمی طور پر کہا نہیں جا سکتا جب تک کہ باقاعدہ ہم انہیں کنٹینر پر دیکھ نہ لیں پی ٹی آئی کے ساتھ. لیکن بہرحال جو خبریں ابھی تک موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق تو مولانا جو ہیں وہ کافی گرین سگنل دے رہے ہیں. بہرحال اس ساری صورتحال میں جو چیزیں ہیں وہ لگتا ہے کہ آگے احتجاج کی طرف بڑھیں گی اور الٹیمیٹلی تو یہ احتجاج کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کو, چاہے اس کے ساتھ کوئی ملے یا نہ ملے, اور یہ ان کا اپنا ورکر جو ہے وہی ان کے اوپر اس کا دباؤ بڑھائے گا آنے والے دنوں میں مزید بھی, کیونکہ ابھی تک تو انہیں یہی کہا گیا ہے کہ جی احتجاج ہم کریں گے عید کے بعد, تو وہ تھوڑا سا ویٹ کر رہا ہے. لیکن اگر اس کے بعد بھی انہوں نے کچھ نئی اس سلسلے میں آگے بات بڑھائی تو پھر ان کو ورکرز کی طرف سے بھی ریاکشن کا سامنا کرنا پڑے گا. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ تو اس سلسلے میں باہر نکلنا پڑے گا. آج ایک کلپ مولانا طارق جمیل صاحب کا مین وائل کافی جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہے اور وہ کافی وائرل ہوا ہے. یہ بیسکلی ارشاد بھٹی صاحب اپنے ولاگ کے لیے جو ان کا یوٹیوب چینل ہے اس کے لیے انٹرویوز کنڈکٹ کر رہے ہیں آج کل, تو انہوں نے یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا انٹرویو کنڈکٹ کیا ہے. تو مولانا طارق جمیل صاحب کے انٹرویو کی ایک یہ چھوٹی سی گفتگو کا حصہ ہے جو کہ کافی وائرل ہوا, جس میں ارشاد بھٹی صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اڈیالہ جانے کا خیال نہیں آتا, تو انہوں نے کہا کہ ہاں دل تو چاہتا ہے لیکن وہ ملنے ہی نہیں دیتے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر ملنے دیں تو کیا جائیں گے, تو انہوں نے کہا ہاں ضرور جاؤں گا. تو کہتے کیا کہیں گے آپ عمران خان کو جا کے, تو مولانا آگے سے کہتا ہے کہ اسے کہوں گا کہ شاباش کمال کر دیا, تم نے تو تاریخ ہی بدل دی, کیا بات ہے. تو مولانا طارق جمیل صاحب اسی انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ایک پکا سچا مسلمان ہے اور ایماندار آدمی ہے, اور اس نے یقینی طور پر مجھے اندازہ تھا کہ وہ قید کاٹ لے گا اور اس نے ایسا ہی کیا, تو اس نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے. تو یہ مولانا طارق جمیل صاحب کے الفاظ ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں, اور وہ پہلے بھی کئی دفعہ ان کے بارے میں بڑے پازیٹیو کامنٹس جو ہیں وہ آلریڈی کر چکے ہیں. تو بہرحال عمران خان صاحب کو عزت تو اللہ نے دی ہے, دلوں میں تو وہ دھڑکتے ہیں, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. باقی آپ نظروں سے اوجھل کر کے, زور زبردستی کر کے, بند کر کے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کی کوئی بڑی فتح ہے, تو یہ ایک عارضی فتح تو ہو سکتی ہے لیکن یہ کوئی مستقل فتح نہیں ہے. جتنا زیادہ آپ اس چیز کو ان کو اندر بند کر کے اور اس طریقے سے ان کو لوگوں سے اوجھل کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جعلی جو آپ کی جیت ہے, بالکل جیت 47 والے کی طرح, تو اس سے کچھ حاصل ہوگا, تو اس سے آپ کو بدنامی اور منہ کالا کروانے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور باقی یہ ضرور ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کا قد اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے. خدا نہ خواستہ وہ اسی قید میں اگر نہ بھی دنیا میں واپس ہم انہیں, اللہ کرے کہ وہ قید سے آزاد ہو, اور ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ ضرور ہو جائیں گے. لیکن میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ وہ تو اپنا آلریڈی یہاں تک اس جد و جہد میں بھی اپنا نام جو ہے وہ تاریخ میں امر کر چکے ہیں. تو اس سے آگے میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی انہیں اور آگے کوئی اس سے بڑھ کر مقام چاہیے ہوگا یہاں تک کے لیے. تو یہ اس وقت ساری کہانی ہے جی. آخر میں جی یہ خبر بری آپ لوگوں کے لیے کہ جو پیٹرولیم لیوی ہے اس میں 10 روپے کا مزید اضافہ کر دیا گیا ہے, اور اب یہ 60 سے 70 روپے ہو گئی ہے. اور عام طور پر ان دنوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں عالمی منڈی میں, ان میں گراوٹ نظر آ رہی ہے. لیکن بجائے اس کے کہ آپ کچھ اس کا فائدہ ڈائریکٹ پاکستانی صارفین کو دیتے, جو کہ دیا جا سکتا تھا, کم از کم 13 روپے پیٹرول جو ہے وہ سستا ہو سکتا تھا, ڈیزل کی قیمت میں بھی 8-10 روپے کمی ہو سکتی تھی. لیکن بجائے اس کے کہ آپ ان کو وہ ریلیف دیتے, الٹا یہ کیا گیا کہ لیوی میں مزید اضافہ کر دیا گیا, اور اب اس کو 10 روپے فی لیٹر, یعنی فی لیٹر 10 روپے میں اضافہ کیا گیا, جو کہ آلریڈی 60 روپے آپ لے رہے تھے. عمران خان صاحب کے دور میں یاد رہے کہ یہ لیوی جو تھی وہ 30 روپے لی جا رہی تھی پر لیٹر, لیکن وہ 150 روپے کا پیٹرول جو تھا نا وہ بہت مہنگا لگتا تھا, اور اس کے اوپر سارا میڈیا بھی سر پیٹتا تھا اور اپوزیشن بھی ماتم کرتی تھی. تو وہ 150 کا پیٹرول بہت مہنگا تھا. لیکن آج اگر آپ 60-70 روپے لیوی کے دے دیں, جنرل سیلز ٹیکس الگ دے دیں, اور پتہ نہیں 1000 ٹیکس اور دے کے وہ آپ 250 کا پیٹرول بھی لے رہے ہیں, تو وہ جو پیٹرول ہے وہ آپ کو بہت سستا پڑ رہا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.